का आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। ऋषिकेश एम्स से एक हैरानी भरा वीडियो सामने आया है। यहां पर चल रहे इंटरनल एग्जाम के दौरान एक मुन्ना भाई पकड़ में आ गया है। ये मुन्ना भाई खुद एक ट्रेनी डॉक्टर है जो एग्जाम में नकल के लिए चप्पल में मोबाइल छिपाकर ले जा रहा था, लेकिन जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने इसकी चप्पल में मोबाइल को पकड़ लिया। इस ट्रेनी डॉक्टर ने मोबाइल काफी सफाई के साथ छिपाया था, लेकिन सुरक्षा कर्मी को चकमा दे नहीं पाए। वहीं जांच के दौरान निकले मोबाइल का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। साथ ही इस ट्रेनी डॉक्टर पर क्या कार्रवाई हुई इसकी भी पुष्टि नहीं हो सकी है। मेरा ना आइडेंटिटी कार्ड गिर गया है, शायद आपको मिले। भ्रष्टाचार पर धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई जारी है और इसी के तहत देहरादून के केवी बिजली घर में तैनात एक जूनियर इंजीनियर को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस की टीम ने छापा मारकर अतुल कुमार को 80,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। नए बिजली कनेक्शन और लोड बढ़ाने के नाम पर यह घूस मांगी गई थी। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली इलाके में पार्किंग विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दरअसल रोडवेज के पास गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा देखते देखते मारपीट में बदल गया। हैरानी की बात यह रही कि मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर हमलावर होते दिखे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई गैर हिंदू चारधाम यात्रा के लिए आना चाहता है तो बकायदा एफिडेविट के साथ ही उसको बद्रीनाथ केदारनाथ में दर्शन करने की परमिशन मिलेगी। नए नियम और सख्ती के साथ ही इस बार चारधाम यात्रा का आगाज 19 अप्रैल से होने जा रहा है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चारधाम यात्रा में 1 महीना बचा है, जिसमें अब तक 6 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस बार की यात्रा नए नियमों को लेकर सुर्खियों में है। यात्रा को लेकर सरकार जहां अपनी तैयारियों में लगी है, वहीं बद्री केदार मंदिर समिति भी व्यवस्थाओं में जुटी है। मंदिर समिति ने इस बार गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अगर कोई सनातन धर्म में आस्था रखने वाला गैर हिंदू चार धामों में आएगा तो उसे बकायदा एफिडेविट देना होगा। मुद्दा इसलिए भी गर्म हुआ कि फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान शूटिंग के अलावा भी केदारनाथ में कई बार दर्शन के लिए आ चुकी हैं, जिसका जिक्र करते हुए बीकेटीसी के अध्यक्ष ने कहा कि अगर वो दर्शन के लिए चारधाम यात्रा आएंगी तो बकायदा एफिडेविट देना होगा। मैंने क्या कहा, जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है वो सब सनातनी हैं। सारा अली खान जी का सनातन के प्रति वो कहेंगी मेरी आस्था मेरा भाव है और वो एफिडेविट देंगे, वहां पे तो हम उनको दर्शन कराएंगे। मैं कह रहा हूँ जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था होगी, जो लिखेगा मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदुत्व को मानता हूँ, उन सबका स्वागत है। हाँ बिल्कुल करेंगे, हम मंदिर समिति के पास प्रारूप होगा उसका। इसके साथ ही बीकेटीसी ने चारधाम यात्रियों के लिए कुछ और नए नियम भी लागू किए हैं। इसके साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ में 70 मीटर की परिधि में मोबाइल बैन रहेगा। इसके साथ ही वीआईपी के मोबाइल भी क्लॉक रूम में जमा होंगे। रील, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर रोक रहेगी। ऋषिकेश स्थित जो है ट्रांजिट कैंप में मंदिर समिति का शिविर का कार्यालय खुलने जा रहा है। जो 15 अप्रैल तक वो कार्यालय चारधाम का जो ट्रांजिट हाउस है वहां पर चारधाम का श्री बद्री केदार मंदिर समिति का कार्यालय होगा। धामों में जो निर्धारित दूरी पर जो मोबाइल प्रतिबंधित किए जाने पर काफी लंबे समय से मांग थी, उसको भी बोर्ड द्वारा पारित कर दिया गया है। तो सीमित स्थान के बाद में जो है मोबाइल और फोटोग्राफी को जो है कि प्रतिबंधित किया गया है। बीकेटीसी का इस बार 121 करोड़ 7,99,501 से ज्यादा का बजट पास हुआ, जिसमें पूजा व्यवस्था से लेकर मंदिर की व्यवस्थाओं और यात्रा की तैयारियों को भी देखा जाएगा। इसके साथ ही ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में मंदिर समिति शिविर कार्यालय खुलेगा, तो तीर्थ पुरोहितों के व्यापक हितों के लिए तीर्थ पुरोहित कल्याण कोष की स्थापना भी की जाएगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून में फिल्म द केरला स्टोरी 2 देखी। इसके बाद सीएम ने कहा कि ये फिल्म समाज में घटित हो रही संवेदनशील घटनाओं को उजागर करते हुए जागरूकता का एक सशक्त माध्यम है। राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और जनसंख्या संतुलन को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीएम धामी ने यूसीसी का जिक्र करते हुए कहा कि इसे लागू कर सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल की है जो समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। बीजेपी के अपने ही नेता पार्टी के लिए गले की फांस बनने लग गए हैं। विधायक अरविंद पांडे और खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय की एक पोस्ट की चर्चा दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में होने लग गई है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। विधायक अरविंद पांडे, पूर्व विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन, विधायक बिशन सिंह चुफाल, विधायक दुर्गेश्वर लाल और दर्जाधारी अजय कोठियाल। सत्ताधारी दल बीजेपी के ये कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से पार्टी कुछ महीनों से सुर्खियों में है। कभी पार्टी से नाराजगी तो कभी अपने ही विधायकों के खिलाफ बगावत के सुर। हालिया प्रकरणों में पार्टी के इन नेताओं ने संगठन की खूब किरकिरी करवाई। अब हालिया मामला बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय का भी रहा, जिन्होंने अपने पोस्ट के जरिए खुद की उपेक्षा के साथ साथ राजनीतिक संन्यास तक का जिक्र किया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनसे फोन पर भी बात की, लेकिन उस बात को भी उन्होंने सोशल मीडिया पर कटाक्ष के जरिए जाहिर किया। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि कभी कभी मतभेद होते हैं। दुखद विषय उनका, जैसे माननीय अजेंद्र अजय जी का जो मामला चल रहा है, क्या कारण रहे होंगे, हम लोग भी बातचीत करेंगे उनसे कि ऐसा क्या हो गया। उनको भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च पद पर बद्रीनाथ केदारनाथ ट्राइबल कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाया है और उन्होंने अपने दायित्व को भी निभाया है। किंतु क्या ऐसे कारण रहे होंगे कि नाराजगी चल रही है, वो माननीय अध्यक्ष जी और माननीय संगठन महामंत्री और हमारे वरिष्ठतम लीडर्स बातचीत करेंगे और उसके जरिए हम सुलझा देंगे। वहीं कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही अनुशासन की बात बीजेपी करती है, लेकिन इन प्रकरण से जाहिर है कि किस कदर अंदरूनी कलह चल रही है और चुनाव करीब आते आते ये बगावत की तरह दिखाई पड़ेगी। तो असंतोष भारी है और उस असंतोष के कारण जब भी वो अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो अनुशासनहीनता का नाम दे दिया जाता है। अब ताजे प्रकरण में बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय का जो बयान आया है, उन्होंने कोई पार्टी विरोधी बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने वर्तमान हालात जो हैं इस प्रदेश के, उससे उनका जो मन उकता गया है और वो संन्यास की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे भी असंतोष है। बीजेपी के नेताओं का ये रवैया अब किस ओर जाएगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह की बयानबाजी पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। नैनीताल में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सरकार के कामकाज का जायजा लिया और इस दौरान मुख्य सचिव कैंचीधाम पहुंचे। यहां पर मानस खंड के तहत हो रहे कामों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि 15 जून को लगने वाले मेले से पहले बाईपास और पार्किंग निर्माण पूरा कर लिया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके बाद मुख्य सचिव ने नैनीताल की निर्माणाधीन मॉल रोड का भी निरीक्षण किया है और भीड़भाड़ से पहले कार्य पूरा करने को कहा है। पूजा जब करेंगे लोअर मॉल रोड पे जो सिंक कर रही है रोड, उसमें जो पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन काम कर रहे हैं उसका इंस्पेक्शन किया गया और अभी तो पीडब्ल्यूडी कम ही लेंथ में कर रही है, लेकिन बाकी लगभग 190 मीटर में इनको काम करना है। सिमिलरली जो आउटर वॉल है, जो इरिगेशन को पाइलिंग करके सपोर्ट देना है, उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है। कुछ पोर्शन में डिटेल टेक्निकल इन्होंने एस्टिमेट्स वगैरह बना लिए, एनालिसिस करके आईटी रुड़की के सहयोग से। और देहरादून से बड़ी खबर है। देहरादून आरटीओ ने आदेश जारी किया है कि वाहनों के एलपीजी संचालन पर रोक लगा दी गई है। अब सभी गाड़ियां पेट्रोल से ही चलानी होंगी, वाहनों के लिए एलपीजी नहीं दी जाएगी।
तो एलपीजी संकट के बीच मुख्य सचिव ने जनता से अपील की है कि वो धैर्य रखें और कोई कमी गैस को लेकर नहीं है। नैनीताल में मुख्य सचिव ने कहा कि सभी डीएम को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। घरेलू के साथ व्यावसायिक सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा समेत रिजॉर्ट में भी व्यावसायिक सिलेंडर देने का निर्णय लिया गया है और जल्दी ही समस्या दूर होगी। मैं आम नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं है। सफिशिएंट स्टॉक है और सफिशिएंट तरीके से उसकी आपूर्ति भी की जा रही है, तो उसके संबंध में कोई भी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई होर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम केंद्र ने 19 और 20 मार्च के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। मिनी स्विट्जरलैंड कही जाने वाली चोपता में हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद इलाके की रौनक बढ़ गई है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ों को देखने के लिए अब बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। पर्यटक चोपता पहुंचकर प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं और तुंगनाथ धाम से लेकर चंद्रशिला तक ट्रैकिंग भी कर रहे हैं। वहीं सैलानियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। ट्रैकिंग रूट पर लगातार चेकिंग की जा रही है। भगवान का नाम है तुम्हारे सामने अभी बर्फ गिरा है ना यहाँ पे। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी होने से हिल स्टेशन काफी खूबसूरत हो गए हैं। औली घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि मार्च के महीने में बर्फ दिखने से काफी खुशी हो रही है। बारिश बर्फबारी से स्थानीय काश्तकारों के चेहरे भी खिल गए हैं और बारिश और बर्फबारी से काफी रौनक बढ़ गई है। मैं बर्फ़ मिलेगा यहाँ पे इस टाइम पे, बट हम लकी हैं कि एक दिन पहले ही यहाँ पे रात में बर्फ़बारी हुई, इसका हम बहुत मज़ा उठा रहे हैं। बड़े लंबे इंतजार के बाद 23 जनवरी को बर्फ़बारी के बाद आज पुनः कल बर्फ़बारी हुई है। पर्यटन की दृष्टि से भी ये अच्छी बात है कि यहाँ के स्थानीय युवाओं को जो इससे पर्यटन से रोजगार मिलता है, टूरिस्ट फिर बढ़ेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इस क्षेत्र है इसमें किसानों के लिए बहुत अति आवश्यक था कि बर्फ़बारी होना, वरना सारी फसलें चौपट होने का खतरा था और इस समय जो सूखा पड़ा हुआ था उससे थोड़ा सा राहत मिल चुकी है। चाहे सेब के बगीचे हों, चाहे आलू की खेती हो, ये फसलों के लिए भी बहुत लाभदायक है और किसान इससे अत्यधिक खुश हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री और हर्षिल क्षेत्र में फिर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया है। इससे गंगोत्री और हर्षिल की वादियां बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड भी महसूस की जा रही है। बर्फबारी हो रही है। पिछले 48 घंटों में उत्तरकाशी जिले में मौसम के बदले मिजाज का सीधा असर फसलों और बागवानी पर पड़ा है। सेब की फसल के लिए रविवार को हुई बर्फबारी अच्छी साबित हुई है। यमुना घाटी के नौगांव सहित पुरोला और बड़कोट के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि से नकदी फसलों को नुकसान हुआ है और सियोरी, फलपट्टी सहित रवाई घाटी में हुई ओलावृष्टि से मटर की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। नर्सरीज में टमाटर के पौधों को भी नुकसान पहुंचा है। इस समय जो ये बर्फबारी हमारे पूरे हर्षिल क्षेत्र में हुई है, इसके लिए जो पूरे यहाँ के जो सेब के काश्तकार हैं, किसान भाई हैं, सभी के चेहरे में जो है खुशी की लहर दौड़ रही है। और कल शाम से ही मौसम बढ़िया बन गया था और शाम से ही बर्फबारी शुरू हुई। रात को जो ये बर्फबारी हुई थी, इससे जब यहाँ पे जो मौसम है बहुत अच्छा बन गया है और जो क्लाइमेट है जो हरिद्वार में साल 2027 के कुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, लेकिन इस बार आस्था के इस महासंगम पर सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि कुंभ और चुनाव एक साथ सिस्टम पर डबल प्रेशर डालने वाले हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
1 जनवरी 2027 से हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होना है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हर बार 20 से 25 हजार तक पुलिस जवानों को तैनात किया जाता है। और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि कुंभ नगरी हरिद्वार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्योंकि सरकार ने कुंभ क्षेत्र को भी हरिद्वार से देवप्रयाग तक चिन्हित किया है। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत सुरक्षा को लेकर आने वाली है। कुंभ में करीब 20 से 25 हजार पुलिस जवान तैनात रहे हैं, जिसमें 8 से 10 हजार तक केंद्र, यूपी, पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश से मिलते हैं। लेकिन इसी दौरान उत्तराखंड के साथ पंजाब, यूपी और हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव हैं, जिससे बाहरी राज्यों से मिलने वाला अतिरिक्त पुलिस बल सीमित हो जाएगा, जिसका सीधा असर भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक कंट्रोल और वीआईपी मूवमेंट पर पड़ेगा। इसके साथ ही कुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही फेस रिकॉग्निशन, भीड़ का रियल टाइम डेटा और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम भी एक्टिव किए जाएंगे। चुनाव है तो किस तरीके से इसका मैनेजमेंट किया जाए ताकि दूसरे राज्य जहां पे चुनाव नहीं है वहां से भी प्रचार किया जा रहा है। CCR 2 का जो प्रोजेक्ट है, जो आगामी कुंभ के लिए, जिससे कि हम पूरी जो यातायात व्यवस्था है, भीड़ का नियंत्रण है और या फिर जो भी कोई जो मेले में जो नियंत्रण की जो प्रणालियां जो हैं उसमें ये हम इसका उपयोग करेंगे। आस्था का ये महासंगम हर बार रिकॉर्ड बनाता है, लेकिन इस बार चुनौती भी रिकॉर्ड तोड़ है। अब सवाल ये है कि जब सिस्टम के पास फोर्स कम और जिम्मेदारी ज्यादा होगी तो लगता है टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा सहारा बनेगी। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। पिथौरागढ़ में सोशल ब्लू फ्रंट ने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है और आरोप लगाया है कि सरकारी स्कूल बंद होने से गरीबों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर घोलतीर से कोटगी को जोड़ने वाले पुल को जल्द बनाने की मांग की जा रही है। लोगों का आरोप है PWD के 45 लाख खर्च होने के बाद भी अधर में ये पुल लटका हुआ है। उत्तरकाशी में तेखला बाईपास पर नदी में एक युवक का शव मिला। युवक बाइक समेत नदी में गिरा, इससे मौत होने की आशंका जताई जा रही है। रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता रसोई गैस के साथ सड़कों पर नजर आए। बागेश्वर में आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन और STRF की टीमों ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया। पिथौरागढ़ में कर्मचारियों ने डिजिटल क्रॉप सर्वे नहीं करने का ऐलान किया है। नाराज कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर DCS को वापस लिए जाने की मांग की। रुद्रप्रयाग के कोटगी गांव में SP निहारिका तोमर ने रात्रि चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी हैं। लोगों को साइबर क्राइम को लेकर जागरूक करने की अपील की। बागेश्वर जिले में बिजली विभाग बकाया बिलों की वसूली में जुटा हुआ है। सबसे अधिक बकाया बिजली बिल सरकारी विभागों का है, जो धीरे धीरे ट्रेजरी के माध्यम से जमा हो रहा है। हरिद्वार में ऑल इंडिया इन्वेस्ट बास्केटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार पहुंचकर इस 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। बागेश्वर के गरुड़ में पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई है। पहले दिन ही 15 पैराग्लाइडर्स ने आसमान में पैराग्लाइडिंग का रोमांच महसूस किया। आजादी के बाद भले ही भारत में सड़कों का जाल बिछ गया हो, लेकिन पिथौरागढ़ में आज भी एक गांव ऐसा है जहां तक पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर का कठिन पैदल सफर तय करना होता है। यहां के ग्रामीण दशकों से रोड की फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
आज के दौर में भी 18 किलोमीटर का खतरनाक पैदल सफर ये भले ही हैरान कर रहा है, लेकिन कनार गांव की ये नियति बन गई है। धारचूला तहसील के कनार के ग्रामीण रोड तक पहुंचने के लिए हर रोज खुद को खतरे में डालने को मजबूर है। इस सफर में कई लोगों की जिंदगी भी दांव में लग चुकी है, लेकिन इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 2000 की आबादी वाला ये गांव रोड नहीं होने से एक ऐसे टापू में तब्दील हो गया है जिसका शेष दुनिया से कोई नाता नहीं है। हमारे कनार के लोगों के लिए कोई आज़ादी नहीं मिली है अभी तक, और हमारे यहाँ पर बरम से कनार की द्वारा 16 किलोमीटर दूर पर है। वहाँ पर हमारे हर महीने कितने बुखार आ रहे हैं, टाइफाइड चल रहा है, गर्भवती महिला हो रहे हैं, उनको बोगते बोगते हमारे लड़कों के कंधे में खून आने लग गया है सर। रोड नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने 4 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनावों का बहिष्कार भी किया है। असल में एस्कॉर्ट सेंचुरी कनार के लिए अभिशाप बन गई है। सेंचुरी एरिया होने के कारण इस इलाके को रोड से जोड़ पाना कठिन हो रहा है। यही नहीं, कनार क्षेत्र बेशकीमती वन संपदा का भी भंडार है। 31 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित रोड की राह में सबसे बड़ा रोड़ा वन अधिनियम है। बीमार और गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को हमको 20 किलोमीटर डोली में लाकर हमको मुख्य मार्ग पर लाना पड़ता है, जिसके बाद हमें जिला मुख्यालय हॉस्पिटल के लिए 80 किलोमीटर गाड़ी में आना पड़ता है, और स्वास्थ्य की भी कोई सुविधा वहाँ पर नहीं है। गांव में रोड नहीं होने से बीमार और गर्भवती महिलाओं को डोली के सहारे रोड तक पहुंचाना पड़ता है। यही नहीं, स्कूल जाने वाले छात्रों को भी अपनी जिंदगी हर रोज खतरे में डालनी पड़ती है। ये हालात तब हैं जब कनार प्राकृतिक तौर पर काफी सुंदर है। ऐसे में अगर इस गांव तक रोड पहुंचती तो हजारों की आबादी तो मुख्य धारा से जुड़ेगी ही, साथ ही एक नए पर्यटन स्थल के दीदार भी सैलानियों को आसानी से हो सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मंगलवार को पारंपरिक वारुणी यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गंगा तट पर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। वारुणी पर्व पर सुबह से ही श्रद्धालु गंगा घाटों पर उमड़ पड़े। लोगों ने पवित्र गंगा में स्नान कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की है। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों से पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा। मान्यता है कि करीब 18 किलोमीटर लंबी ये यात्रा पूरे वरुणावत पर्वत की परिक्रमा करती है, जहां पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। देहरादून में कूड़ा प्रबंधन और वार्डों में सीसीटीवी कैमरे न लगाए जाने के विरोध में स्वराज दल ने नगर निगम का घेराव किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, लेकिन नगर निगम गंभीरता नहीं दिखा रहा। सीसीटीवी कैमरे न होने से सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। वो 5 लाख रुपए कहाँ गए? क्योंकि सीसीटीवी कैमरे तो लगे नहीं वार्डों में। 5 लाख रुपए प्रत्येक वार्ड के कहाँ गए, ये पूछने के लिए हम नगर आयुक्ता महोदय के पास आए हैं। सफाई व्यवस्था कितनी बढ़िया ही आपको मालूम है। आज तक कूड़ा निस्तारण की समस्या पिछले 15 वर्षों से लगातार चल रही है। कंपनियां बदली जाती हैं, कूड़ा उठाने की बदली जा रही है, निस्तारण की बदली जा रही है। आखिर इसमें जो खेल चल रहा है, घोटाला चल रहा है, ये क्यों? मार्च का महीना आते ही उन पेरेंट्स की टेंशन बढ़ गई है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार फिर से स्कूल फीस का बढ़ना, किताबों और ड्रेस का एक खास दुकान से लेना समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हर साल पेरेंट्स को दिक्कतें होती हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। इस साल भी प्रदेश के प्राइवेट स्कूल 5 से 10% तक फीस बढ़ाने की तैयारी में है। 250 से ज्यादा स्कूल से जुड़ी प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि स्कूल चलाने के लिए फंड चाहिए। टीचर्स की सैलरी इंक्रीमेंट से लेकर स्कूल के अपने खर्चे भी स्कूल फीस से ही पूरे होते हैं। स्कूल में फैसिलिटी देनी है तो जरूरी है कि स्टैंडर्ड बरकरार रखा जाए, इसलिए फीस बढ़ाना जरूरी होता है। जबकि इसी बात से पेरेंट्स परेशान हैं। स्टूडेंट राइट्स की संस्था नेशनल एसोसिएशन फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स मानती है
कि उत्तराखंड में फीस एक्ट इसलिए ही नहीं बनाया जा रहा क्योंकि एजुकेशन के नाम पर चल रहा पूरा कॉकस इस पर काम कर रहा है। फीस एक्ट आने से वो काम नहीं कर सकेगा। पेरेंट्स को, अधिकतर जो पेरेंट्स हैं 99% पेरेंट्स इस बात को समझते हैं कि क्या नाम रीजनेबल फ़ी हाइक के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें हर साल टीचरों को भी क्या नाम उनकी सैलरी में बढ़ोतरी करनी पड़ती है, मेंटेनेंस के खर्चे बढ़ते हैं, बिजली के भी आपने देखा होगा